महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा के लिए आज हम लोग शुरुआत करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, हल करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, यह पेपर 2017 का है, 2017 का पेपर है। तो इसमें शुरुआत में 50 क्वेश्चन नॉन टेक के थे, उसके बाद 51 नंबर से आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक, हम लोग सब्जेक्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में सब्जेक्ट से ही रिलेटेड दिया गया है, तो हम लोग सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको देखते हैं। आप प्रश्न को देखेंगे, इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं रहेंगी। ठीक, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे, तथा हम प्रश्नों को देखकर यह भी आंकड़ा लगा सकते हैं कि इसी तरीके से प्रश्न पूछे जा सकेंगे। ठीक, आने वाले सभी परीक्षाओं में इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए आइए प्रश्न नंबर 1 की तरफ चलते हैं। एक बच्चे को ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम के लिए देखना चाहिए जब उसे मिल रही हो इम्यून थेरेपी, कीमोथेरेपी, फोटोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी। बताइए प्रश्न संख्या 51 में। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोटोथेरेपी। देखिए, एक बच्चे को ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम के लिए देखना चाहिए जब उसे फोटोथेरेपी मिल रही हो। ठीक, यह सामान्यतः नवजात शिशुओं को पीलिया के उपचार के दौरान होता है। ठीक, नवजात शिशु को पीलिया के दौरान होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कल्याण में सबसे अधिक योगदान कर रही है? बताइए यूनिसेफ, विश्व बैंक, WHO या UNDP। बताइए। देखिए, आपके एएनएम के सिलेबस में यूनिसेफ के बारे में दिया गया है, सिलेबस में दिया गया है, यूनिसेफ भी दिया गया है, WHO भी, विश्व बैंक भी और UNDP भी। तो ये सारी चीज़ आप लोग इसके बारे में जानते रहिए, इसका क्या क्या कार्य है, कब स्थापना हुई थी, ठीक, किस क्षेत्र में काम करता है, सारी चीज़ आप लोग इस सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज रखिए। यहाँ से प्रश्न बनने की पूरे के पूरे संभावनाएं हैं। ठीक, तो बताइए इसमें क्या सही होगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिसेफ। ठीक, देखिए, यूनिसेफ का फुल फॉर्म जो होता है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। इसकी स्थापना किसने की थी? 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। ठीक, तो इसका काम क्या है? इसका काम यह है बच्चों के जीवन को बचाना। ठीक, और जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसमें तबाह हुए देशों में जो माताएं और बच्चे थे उनको आपातकालीन भोजन की स्वास्थ्य सेवाएं देना, भोजन भी देना, प्रदान करना, ये सारी चीज़ क्या है, इसके कार्य थे। ठीक, बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामान्य रूप से कल्याण में सुधार के लिए प्रयास करना, ये सब क्या है, यूनिसेफ के कार्य हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष या यूनिसेफ, ठीक, संयुक्त राष्ट्र का एक क्या है, विशिष्ट अभिकरण है। 1946 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1946 में। मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है, याद रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत न्यूयॉर्क शहर है, वही इसका मुख्यालय है। भारत में इसका क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ है पूछेगा अगर एग्जाम में आपके, तो बताइएगा नई दिल्ली। ठीक, इसका मुख्य कार्य क्या है? माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य की उन्नति करना। किसकी स्वास्थ्य की? माताओं और शिशुओं की। ठीक, साथ ही साथ यह संगठन जो है बाल स्वास्थ्य को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने वाले सभी कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से कई प्रश्न बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा, नर्सिंग में इथिक्स का क्या अर्थ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। नर्स द्वारा किया जाने वाला प्रोसीजर, सही व्यवहार के लिए बनाए गए नियम, एक नर्स की काम की जिम्मेदारी, एक आदर्श नर्स के लक्षण। बताइए इसमें क्या सही होगा? इथिक्स का क्या अर्थ है? बताइए, नर्सिंग में इथिक्स का क्या अर्थ है?
तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही व्यवहार के लिए बनाए गए नियम। चलिए देखते हैं। देखिए, नर्सिंग में इथिक्स का तात्पर्य नर्सों की नैतिकता से है, जो सही व्यवहार के लिए बनाए गए नियम से संबंधित है। ठीक, रूल्स फॉर करेक्ट बिहेवियर। इसके कुछ बिंदु आइए देखते हैं। देखिए, लोगों के जीवन, अधिकारों व गरिमा का आदर करना। ठीक, उनकी सेवा बिना भेदभाव के करना चाहिए तथा उन्हें पूरा सहयोग करना चाहिए। अगला पॉइंट कह रहा, लोगों के धर्म, रीति रिवाजों व आध्यात्मिक भावनाओं का आदर करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी दूसरों को नहीं देना चाहिए, बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। अपने व्यक्तिगत आदतों एवं व्यवहार को आदर्श रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक, अपने स्वास्थ्य टीम में सदस्यों को पूर्ण सहयोग देना चाहिए। इतना याद रखिएगा पॉइंट, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? देखिए, आपके एनएम के सिलेबस में यह भी दिया गया है। ठीक, रेड क्रॉस के बारे में भी दिया गया है। तो आप लोग इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि रेड क्रॉस है क्या। तो बताइए, इसमें इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेनरी ड्यूनेंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए थोड़ा देखते हैं। देखिए, इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में जीन हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। ठीक, उसके बाद 1901 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेंट को मानव सेवा हेतु पहला नोबल शांति पुरस्कार मिला। ठीक, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है रेड क्रॉस का? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इतना पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, 7 जून, 17 मार्च, 7 अप्रैल या 27 जनवरी? बताइए आप लोग। प्रश्न संख्या 55 में बताइए क्या हो जाएगा। देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल जो है, प्रत्येक वर्ष जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO है, एक संस्था है। ठीक, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहली स्वास्थ्य सभा ने 1948 में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने का क्या लिया? निर्णय लिया। कब? 1948 में पहली बार विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने का निर्णय लिया। ठीक, कब? 7 अप्रैल को। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बताइए, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सार्वेंट एजे। ठीक, यह क्या है? एक प्रयोगशाला परीक्षण है। कैसा परीक्षण? लैब टेस्ट है। ठीक, जिसका इस्तेमाल किसी नमूने में, किसी सैंपल में एंटीबॉडी, प्रोटीन, हार्मोन या एंटीजन की मात्रा का पता लगाया जाता है। ठीक, एलिसा टेस्ट से कई तरह की बीमारियों का भी पता चलता है, जैसे कि HIV, थायराइड रोग, डेंगू, कोरोना वायरस, घरेलू गर्भावस्था टेस्ट भी शामिल हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है, जब एंटीबॉडीज संक्रमित शरीर के अंदर बनते हैं तो इसे कहते हैं? बताइए, जब एंटीबॉडीज संक्रमित शरीर के अंदर बनते हैं तो इसे क्या कहते हैं? पैसिव रोग प्रतिरोधक क्षमता, एक्टिव रोग प्रतिरोधक क्षमता, या दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 57 नंबर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय। ठीक, सक्रिय रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी एक्टिव रोग प्रतिरोधक क्षमता। जब एंटीबॉडीज संक्रमित शरीर के अंदर बनते हैं तो इसे एक्टिव रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। ठीक, एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम को क्या करता है? विशेष रोगाणुओं के विरुद्ध स्वतः एंटीबॉडी के निर्माण हेतु क्या करता है? प्रेरित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन सी बीमारी हवा के कणों द्वारा नहीं फैलती है? बताइए, खसरा, चिकन पॉक्स, क्षय रोग, पोलियो? बताइए,
इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक, पोलियो माइलाइटिस। देखिए, खसरा, चिकन पॉक्स और क्षय रोग, ये जो बीमारी है हवा के कणों द्वारा फैलती है, याद रखिएगा। लेकिन पोलियो माइलाइटिस जो है अत्यधिक संक्रमण वायरल बीमारी है। इसके विषाणु मुख से तथा दूषित पानी या भोजन के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे में फैलते हैं। यह बीमारी बच्चों में अधिक होती है तथा इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, याद रखिएगा, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कह रहा है, पानी के उबालने से सभी जीवाणु मर जाते हैं केवल एक को छोड़कर। बताइए ऐसा कौन सा जीवाणु है जो नहीं मरता है? पानी जब उबाला जाता है तो भी वह जीवित रहता है, बताइए वह कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक, स्पोर्स। अगला प्रश्न कह रहा है, मरीज को अस्पताल में रहते हुए अस्पताल से होने वाला संक्रमण कहलाता है। बताइए मरीज को अस्पताल में रहते हुए अस्पताल से होने वाला संक्रमण क्या कहलाता है? बताइए क्या होगा इसमें? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोजोकोमियल संक्रमण। अगला प्रश्न कह रहा है, जान पियाजे की थ्योरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? बताइए जान पियाजे की थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइए आप लोग, इसमें क्या हो जाएगा? मनोलैंगिक विकास पर, नैतिक विकास पर, मनोसामाजिक विकास पर या संज्ञानात्मक विकास पर? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक, संज्ञानात्मक विकास पर। देखिए, जान पियाजे स्विट्जरलैंड के चिकित्सा मनोवैज्ञानिक थे, एक पॉइंट याद रखिएगा, जो बाल विकास पर किए गए कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक। जान पियाजे का सिद्धांत जो है संज्ञानात्मक विकास, ठीक, पर आधारित है। किस पर? संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। इनका मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक। अगला प्रश्न है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी सीखने का प्रतिपादन किया है, किसने किया है? बताइए थार्नडाइक ने, वास्टन ने, इवान पावलाव ने या एर्नोल्ड ने? बताइए। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व पर्सनालिटीज, ठीक, मुख्य तौर पर प्रभावित होता है बातचीत से, हाव भाव से, सामाजिक क्रियाकलापों से या भाषा से? बताइए इसमें क्या सही होगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक क्रियाकलापों से। देखिए, व्यक्तित्व शब्द जो है लैटिन के पर्सोना शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मुखौटा या ओढ़ा गया चेहरा, ठीक। हालांकि प्रश्नगत सभी विकल्पों में से व्यक्तित्व प्रभावित होता है, किंतु मुख्य तौर पर यह सामाजिक क्रियाकलापों से भी प्रभावित होता है। अगला प्रश्न कह रहा है, मानव विकास सूचकांक के मूल्य इसके बीच होते हैं। बताइए मानव विकास सूचकांक के मूल्य इसके बीच होते हैं, बताइए इसका मान कितने के बीच होता है? उसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, मानव विकास सूचकांक UNDP, यह भी आपके एनएम के सिलेबस में दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी अध्ययन कर लीजिएगा आप लोग। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा नापा जाता है, ठीक। इसके मापदंड जो हैं 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है। कितने के? 0 से 1 के, ठीक। विभिन्न देशों द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्र में की गई उन्नति के आधार पर उन्हें श्रेणी प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, दहेज प्रथा उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में दिया गया? बताइए 1961 में, 1952 में, 1947 में, 1968 में? तो इसमें हो जाएगा 1961 में। अगला प्रश्न कह रहा है, बालक जो 16 वर्ष की आयु का है
बालिका जो 18 वर्ष की आयु के न होते हुए असामाजिक गतिविधि में लिप्त है, इसे क्या कहते हैं बताइए। ए कह रहा है असामाजिक बच्चा, या बी कह रहा है बाल उत्पीड़न, सी कह रहा है कांग्रेगेट ग्रुप, और डी कह रहा है अल्पवयस्क अपराध। बताइए इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्पवयस्क अपराध। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं उस प्रश्न से संबंधित। देखिए बालक जो 16 वर्ष की आयु का है एवं बालिका जो 18 वर्ष की आयु के न होते हुए असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा, अल्पवयस्क अपराध। ठीक। सामान्यतः डिक्लिवेंसी शब्द का प्रयोग जो है बाल न्यायालय कानून के तहत ऐसे बाल अपराधों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है जो न्यायालय के क्षेत्र में आते हैं। 15 जनवरी 2016 से भारत में किशोर न्यायालय अधिनियम 2015 लागू हो गया है। इसका मतलब होता है बाल देख रेख एवं संरक्षण। ठीक, किशोर न्यायालय में समाज के विभिन्न समूहों में उनकी विशिष्टताओं, सामाजिक स्थिति और भूमिकाओं के आधार पर वर्गीकरण करने को क्या कहा जाता है। बताइए। अगला प्रश्न कह रहा है समाज का विभिन्न समूहों में उनकी विशिष्टताओं, सामाजिक स्थिति और भूमिकाओं के आधार पर वर्गीकरण करने को क्या कहा जाता है। बताइए। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण एक कैसी प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। समाज का विभिन्न समूहों में उनकी विशिष्टताओं, सामाजिक स्थिति अर्थात स्टेटस और भूमिकाओं अर्थात जो रोल होता है, इन सब के आधार पर वर्गीकरण करने को क्या कहते हैं, सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। ठीक। जबकि सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का एक समूह है जिनकी आय, संपदा, शैक्षणिक पृष्ठभूमि और व्यावसायिक प्रतिष्ठा सामान्यतः समान होती है। अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्पतालों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पानी की आवश्यकता होती है। बताइए। अस्पतालों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पानी की आवश्यकता कितनी होती है। देखिए इस प्रश्न में विकल्प में संशोधन कर लीजिएगा। एक विकल्प इसमें आप लोग रख लीजिएगा, कोई भी रख लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, डी को ही रख लीजिएगा, कोई नहीं। ठीक, यही सही होगा, क्योंकि अस्पतालों के बेड पर भी निर्भर करता है। इस तरीके से हम नहीं कह सकते कि कितना लीटर पानी की आवश्यकता होता है। ठीक, क्योंकि बेड वाइज भी होता है। कम बेड हैं तो पानी कम लगेंगे, ज़्यादा बेड हैं किसी अस्पताल में पानी ज़्यादा लगेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए निर्धारित मानक के अनुसार 100 बेड से कम, ठीक, 100 से कम बेड वाले अस्पतालों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति लॉन्ड्री सहित, ठीक, धुलाई सहित 340 लीटर, और जबकि 100 बेड से अधिक हैं, अगर किसी अस्पताल में 100 बेड से अधिक हैं, ठीक, तो उनके लिए 450 लीटर। ये दोनों डाटा याद रखिएगा। यहाँ से दो प्रश्न आपके बन सकते हैं, 100 से कम बेड वाले अस्पताल और 100 से अधिक बेड वाले अस्पताल, दोनों के लिए याद रखिएगा। प्रश्न अगला है, कह रहा है जूं द्वारा नहीं फैलने वाली बीमारी है। बताइए कौन सी बीमारी है जो जूं द्वारा नहीं फैलती है, बाकी सारी बीमारियां जूं द्वारा फैलती हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्यू फीवर। ठीक, इंसानों में क्यू फीवर जो है जानवरों जैसे कि भेड़ बकरी से फैलता है, तथा यह जो है कॉक्सिएला वर्नेटी नामक जीवाणु द्वारा होता है। मानव में इसका सर्वप्रथम, ठीक, मानव में इसका संक्रमण प्रभावित पशुओं की दूषित धूल के सांस में जाने के कारण होता है। ठीक, जबकि एपिडेमिक टाइफस, रिलैप्सिंग फीवर तथा ट्रेंच फीवर जूं द्वारा फैलने वाली क्या है, बीमारी है। अगला प्रश्न कह रहा है गंदा पानी जिसमें कठोर एवं अर्ध घुलनशील मल हो क्या कहलाता है, सीवेज, कचरा या सुलेज या सूखा कचरा। बताइए। अगले प्रश्न में पूछ रहा है गंदा पानी जिसमें कठोर एवं अर्ध घुलनशील मल हो
उसे क्या कहते हैं बताइए? तो उसे सीवेज कहते हैं, ठीक, सीवेज। देखिए, आवासों, गलियों, कारखानों एवं उद्योगों से प्रवाहित कैसा पानी? गंदा पानी, जिसमें कठोर या एवं अर्ध घुलनशील मल होता है, उसे कहते हैं सीवेज। देखिए, समुचित प्रबंधन न होने पर यह जल तथा मृदा को क्या करता है? प्रदूषित करता है। अगर इसकी व्यवस्था न किया जाए तो ये मृदा और जल दोनों को प्रदूषित करता है तथा मक्खियों की वृद्धि में भी सहायक होता है। मक्खियाँ भी उत्पन्न होने लगती हैं। अगर सीवेज का निपटान न किया जाए तो मक्खियाँ भी वृद्धि करती हैं, ठीक। इससे भोजन के संदूषण का खतरा होता है तथा पेट संबंधी बीमारियों में भी वृद्धि होती है, ठीक। आपको जो पॉइंट अच्छा लगे स्क्रीनशॉट रख लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है, ध्वनि प्रदूषण से स्वास्थ्य के प्रतिकूल प्रभावों में निम्न में से कौन सा नहीं है? बताइए। बहरापन, एकाग्रता में कमी, रक्तचाप में वृद्धि या अत्यधिक निद्रा। बताइए, ध्वनि प्रदूषण से स्वास्थ्य के प्रतिकूल प्रभावों में निम्न में नहीं है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अत्यधिक निद्रा, ठीक। ये नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हैं। देखिए, ध्वनि प्रदूषण से इंसान बहरापन भी आ सकता है, रक्तचाप में वृद्धि भी होती है, एकाग्रता में भी कमी आती है। देखिए, ध्वनि प्रदूषण के कारण जो है रक्तचाप में वृद्धि, उत्तेजना, एकाग्रता में कमी, बहरापन, हृदय रोग, मानसिक तनाव, निद्रा में कमी तथा अल्सर जैसे रोग होते हैं, ठीक। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार निद्रावस्था में जो है आसपास के वातावरण में 35 डेसिबल और दिन का शोर जो है 45 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, वह मच्छर जो पानी के अप्राकृतिक संग्रहों में अधिकतर पैदा होता है। बताइए, जहाँ पे अधिक जो है अप्राकृतिक यानी गंदे पानी का भंडार हो, वहाँ पे कौन सा मच्छर पैदा होता है? बताइए। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंडीज, ठीक, एंडीज मच्छर। देखिए, एडीज मच्छर की कुछ प्रजातियां जैसे कि एडीज एल्बोपिक्टस पानी के अप्राकृतिक संग्रहों में अधिकतर पैदा होते हैं, ठीक। एडीज जो है इसको क्या कहते हैं? टाइगर मच्छर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, जो पीत ज्वर, डेंगू ज्वर तथा चिकनगुनिया जैसे रोगों के कारक विषाणु का वाहक होता है। अगला प्रश्न है, पानी का क्लोरीनीकरण करते समय एक ऐसा बिंदु होता है जबकि पानी की क्लोरीन की आवश्यकता पूरी हो जाती है, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? भंजक क्लोरीनेशन या अति क्लोरीनीकरण या कांटेक्ट पीरियड या क्लोरीन की आवश्यकता? बताइए। तो इसमें हो जाएगा ब्रेक पॉइंट क्लोरीनीकरण, ठीक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जानते हैं क्लोरीनीकरण क्या है? देखिए, पानी का क्लोरीनीकरण जो है क्या है? एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, प्यूरिफाई की प्रक्रिया है। इसका प्रयोग पानी में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। पानी का क्लोरीनीकरण करते समय एक ऐसा बिंदु होता है जब पानी की क्लोरीन की आवश्यकता पूरी हो जाती है, तो ऐसे बिंदु को क्या कहते हैं? ब्रेक पॉइंट कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मलमूत्र के उचित निपटारा न करने से निम्न विधियों द्वारा बीमारी फैलती है, एक को छोड़ के। बताइए, वह कौन सा है जिसे छोड़कर बाकी सभी द्वारा फैलती है? तो बताइए कौन सा है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कह रहा, निम्न की पानी में अधिकता से त्वचा का पिगमेंटेशन, मोलानिनोसिस एवं बहुत अधिक केरेटोसिस होता है। बताइए, क्लोरीन की अधिकता से या कैल्शियम की अधिकता से या आर्सेनिक की अधिकता से या आयोडीन की अधिकता से? इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्सेनिक।
देखिए, ड्रिंकिंग वाटर के रूप में आर्सेनिक से संक्रमित जल के अधिक प्रयोग से त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है। ठीक, अगर पेयजल है उसमें अगर आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो गई तो क्या होता है, त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है। फेफड़े, यकृत तथा रक्त प्रणाली भी प्रभावित होती है। फेफड़े और लीवर भी प्रभावित होता है। ठीक, इससे त्वचा संबंधी रोगों में त्वचा का पिगमेंटेशन, मेलानोसिस एवं बहुत ज़्यादा केरेटोसिस हो जाता है। अगला प्रश्न है, मांसपेशी समन्वय कम होता है निम्न के नुकसान से होने से बताइए। हाइपोथैलेमस, प्रमस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क या सेरेब्रम, बताइए। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे का बचा हुआ क्वेश्चन हम इसके पार्ट 2 में आएंगे।